लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के वजीर आला बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने तमाम वुज़रा के साथ की पहली मीटिंग। कहा कि शफाफियत और ईमानदारी है निहायत ज़रूरी। योगी आदित्यनाथ आज होने वाली रियासती हुकूमत की काबीना की मीटिंग से करेंगे खिताब। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ मामूल के ताल्लुकात बहाल करने के लिए सरहदी इलाकों में हालात को मामूल पर लाना ज़रूरी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात एहतराम, हसासियत और बाहमी मफादात पर हैं मुनहसर। मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर आज से दुबई के 3 रोज़ा दौरे पर। इस दौरान मरकजी वजीर सिनेमा, नुमाइश और टेलीविजन की दुनिया की अहम शख्सियात के साथ CEO गोल मेज कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। अमेरिकी सदर जो बाइडेन आज पोलैंड के सदर से यूक्रेन बहरान से पैदा सूरत हाल पर करेंगे बात। अमेरिका ने कहा कि रूस पर गैस का इन्हिसार कम करने के लिए वो इस साल यूरोपीय यूनियन को 15 मिलियन क्यूबिक मीट्रिक कुदरती गैस करेगा फराहम। भारतीय खवातीन टीम ने सैफ अंडर-18 फुटबॉल टाइटल पर किया कब्जा। आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश से 0-1 से शिकस्त के बावजूद बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर सैफ अंडर-18 वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप की अपने नाम। स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की स्टार खिलाड़ी PV सिंधु खवातीन सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंच गईं। मर्दों के सिंगल्स में HS प्रणय और किदाम्बी श्रीकांत ने भी सेमीफाइनल में बनाई जगह। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने दूसरी मर्तबा वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया है। रियासत में इक़्तिदार की कमान संभालने के बाद योगी सरकार 2.0 की पहली काबीना की मीटिंग आज सुबह लखनऊ के लोक भवन में होगी। इस दौरान तकरीबन 11 बजे वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भवन में प्रोटेम स्पीकर की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। इसके बाद वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और आला हुकाम से भी खिताब करेंगे। क़ब्ल अज़ीं वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमे को लोक भवन में वुज़रा कौंसिल के अरकान के साथ पहली मीटिंग की। इस मीटिंग में योगी ने सलामती, बेहतर हुक्मरानी और तरक्की पर एतमाद रखने के लिए रियासत के लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने रियासत की तरक्की और खुशहाली में ताउन करने पर साबका रियासती हुकूमत की काबीना का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि अवामी ज़िंदगी में शफाफियत और ईमानदारी इंतहाई अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि अवामी खदमात से बढ़कर कोई नेक अमल नहीं है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और चीन के वज़ीर ख़ारजा की कल मुलाकात हुई। इस दौरान कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों फरीक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने और तमाम मुतनाज़ा मसाइल के हल करने पर बातचीत हुई। दोनों फरीक़ैन ने बकिया इलाकों में दोनों ममालिक की फ़ौजों के दरमियान महाज अराई को मुकम्मल तौर पर कम करने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों फरीक ने तस्लीम किया कि मौजूदा हालात दोनों ममालिक के मफाद में नहीं हैं। दोनों फरीक़ैन ने इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया कि क़याम अमन से बाहमी एतमाद को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज से उत्तराखंड के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। ये जानकारी राष्ट्रपति भवन से जारी एक बयान में फराहम की गई है। इत्तलात के मुताबिक सदर कल हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन की सिल्वर जुबली तकरीबात की ख़तामी तकरीब में शिरकत करेंगे। इस मौके पर सदर जमहूरिया तकरीब से खिताब भी करेंगे। मरकजी वजीर अमित शाह आज अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल में गरीब ज़रूरतमंदों के लिए स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी कॉलेज और खाने के निज़ाम का इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ ही शाह कलौल तालुका के मोटी भोइयां पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वो आंगनवाड़ी कारकुनों और महकमा सेहत के एहलकारों के लिए कैंसर की स्क्रीनिंग और
तशखीस के लिए एक प्रोग्राम भी शुरू करेंगे। मरकजी वजीर अमित शाह कलौल में BVM गेट के ओवर ब्रिज और सरदार बाग की जदीदकारी का संग बुनियाद भी रखेंगे। इसके साथ ही मरकजी वजीर की मौजूदगी में AMC के जरिए तैयार करदा मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का आगाज और संग बुनियाद रखने के प्रोग्राम भी हैं। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आज से दुबई के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होने जा रहे हैं। दुबई में अनुराग सिंह ठाकुर CEO और सिनेमा और टेलीविजन सनत से जुड़े लोगों के साथ बातचीत करेंगे। वो दुबई एक्सपो में इंडियन पवेलियन का भी दौरा करेंगे, जहां मीडिया और सैर-ओ-तफरी वीक मनाया जा रहा है। इस मौके पर वो वुज़रा और तफरीही सनत की सरकर्दा शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। और कोविड वबा मर्ज के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम तेज रफ्तारी से जारी है। अब तक 182 करोड़ 83 लाख से ज्यादा कोविड मुखालिफ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वजारत सेहत के मुताबिक कल 25,81,000 से जायद वैक्सीन लगाई गई। 12 से 14 साल की उम्र के 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा बच्चों को अब तक कोविड मुखालिफ वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। इस मौके पर वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने वैक्सीन लगाने वाले बच्चों को मुबारकबाद पेश की है। काबिल जिक्र है कि अब तक 2 करोड़ 23 लाख से ज्यादा एहतियाती खुराकें अहले अफराद को भी लगाई जा चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो से अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये इस माहाना रेडियो प्रोग्राम की 87वीं किस्त होगी। इसे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी दस्तयाब होगा। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन समाचार, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और इत्तलात और नशरियात की वजारत के YouTube चैनल्स पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो से हिंदी टेलीकास्ट के बाद जल्द ही प्रोग्राम मन की बात इलाकाई ज़बानों में भी नश्र किया जाएगा। प्रोग्राम को इलाकाई ज़बानों में रात 8 बजे दोबारा सुना जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किया गया जल जीवन मिशन मुल्क के दूर दराज तही इलाकों में बड़ी तब्दीली की वजह बन रहा है। जल जीवन मिशन का मकसद मुल्क के हर घर में नल से साफ पानी पहुंचाना है। हरियाणा में भी जल जीवन मिशन अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब रहा है। हर घर नल से जल योजना ने हरियाणा के दूर दराज तही इलाकों की ख़वातीन की जिंदगी आसान कर दी है। अब इनके घरों में नलों से साफ पानी आ रहा है। पेश है हरियाणा के महेंद्रगढ़ से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले के एक गांव से आई ये तस्वीरें जल जीवन मिशन की कामयाबी की कहानी बयां कर रही हैं। मुल्क के हर जिले, हर तहसील और हर गांव के हर एक घर तक नल से साफ व शफाफ पानी पहुंचाने का यह मिशन हरियाणा में भी परवान चढ़ रहा है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में जल जीवन मिशन का 99% काम मुकम्मल कर लिया गया है। महेंद्रगढ़ जिले के 1,52,763 देही घरों में इस मंसूबे के तहत साफ व शफाफ पानी पहुंचाने के लिए नल कनेक्शन लगाए जा रहे हैं। हम दूर दूर से घर से पानी के लिए जाते थे, लेकिन जब से हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार ने जो पानी की जो स्कीम चलाई है घर घर नल, घर घर कनेक्शन की वजह से आज हमारे घर में हमें पानी मिल जाता है। दूर दूर हमें जाना नहीं पड़ता। तो ये लेडीज़ की भी बहुत बड़ी समस्या थी जिससे हमें अभी निजात मिल गया है। मैं मोदी जी की और हरियाणा सरकार का बहुत आभारी हूँ जो इन्होंने इस समस्या से हमें निजात दिलाई। घर घर में पानी की बहुत समस्या थी, आज हमें घर में पानी मिल रहा है और मोदी सरकार ने हमें बहुत सुविधा दी है। आजादी के बाद लंबे अरसे तक मुल्क के गांव में साफ पीने का पानी नहीं पहुंच पाया था। मुल्क के 50% गांव में साफ पानी एक बड़ा मसला था। मुल्क के हर एक गांव और हर एक घर तक साफ पीने का पानी पहुंचाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन का ऐलान किया था, जिसके लिए 5 बरसों का हदफ रखा गया था। इसे तरगीब पाकर हरियाणा सरकार ने रियासत में इसे 3 बरसों में पूरा करने का निशाना रखा था। 31 मार्च 2022 तक हरियाणा में इस मंसूबे को मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया था। पहले पानी की किल्लत थी, दूर दूर से ले जाते थे भर के, और अभी घरों में नलके लग गए, पानी सप्लाई घर में होती है। और मोदी सरकार और मनोहर लाल सरकार ने बढ़िया काम किया। हरियाणा के दूर दराज इलाके में बसे गांव में पानी का मसला लोगों के लिए परेशानी का बाइस थी। गांव में खवातीन को पानी लाने के लिए मीलों का सफर तय करना पड़ता था, तो पानी का इंतजाम
बच्चों की पढ़ाई में भी रुकावटें पैदा करता था। लेकिन अब गांव के घरों में नल से साफ पानी आने लगा है। जल जीवन मिशन ने देही लोगों की जिंदगी में बड़ी तब्दीली तो ला ये दी बताना है। चाहता हूँ कि पहले पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी, दूर दूर से लोगों को पानी लाना पड़ता था, औरतें परेशान हो जाती थी, समय बहुत ज़्यादा लगता था क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी से लाना पड़ता था, बाल्टी से, मटके से, तो परेशानी भी होती थी। लेकिन आज के टाइम में मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार ने ऐसी स्कीम लागू की है कि घर घर में पानी है, नलकों में पानी आ रहा है टाइम टू टाइम, लोगों को परेशानी नहीं हो रही, समय भी बच रहा है, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो रहे हैं। तो मैं उनका धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने अपने गांव में नल से साफ पानी की दस्तयाबी इन देही लोगों के लिए किसी ख्वाब की हकीकत में तब्दील होने जैसा है। जल जीवन मिशन के तहत देही लोगों के घरों में नल कनेक्शन के जरिए साफ और शफाफ पानी पहुंच रहा है। हरियाणा के ये गांव जल जीवन मिशन की कामयाबी की कहानी बयां कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अब बात दुबई एक्सपो की। दुबई एक्सपो 2020 में इंडियन पवेलियन ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। पिछले साल यकम अक्टूबर को इसके इफ्तिताह के बाद से अब तक 15 लाख से ज़्यादा लोग इस सकाफ़ती और जोग्राफियाई तनव्वु का मुशाहिदा कर चुके हैं। दुबई एक्सपो 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगा। दुनिया के 192 ममालिक में भारत को एक ख़ास मकाम मिला है। एक्सपो में भारत की आर्ट, कल्चर, तनव्वु, साइंस, टेक्नोलॉजी, खलाई मिशन और मेक इन इंडिया को दुनिया के सामने रखा गया है। सकाफत और टेक्नोलॉजी में भारत की तरक्की के मुनफरिद संगम को इस एक्सपो के जरिए दिखाया गया है। देखिए हमारी नामानिगार मुनमुन भट्टाचार्य की खुसूसी रिपोर्ट। भारत ने अपना पवेलियन बनाया है। दुबई एक्सपो 2020 में 190 देशों ने ऐसे पवेलियन बनाए हैं, लेकिन भारत के पवेलियन में कुछ खास है। ये यहाँ का तीसरा सबसे बड़ा पवेलियन है और ये उन कुछ पवेलियंस में से एक है जो यहाँ रहेगा एक्सपो खत्म होने के बाद भी। अंदर जाके देखते हैं और क्या है इंडिया पवेलियन में। भारत के अंतरिक्ष के जो भी प्रोग्राम्स हैं वो कौन से हुए हैं पिछले 75 सालों में, चाहे वो चंद्रयान हो या मंगलयान हो, इस स्क्रीन में आपको वो दिखता है। और उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारी स्क्रीन्स हैं जो डिजिटल हैं, जो इसरो के सफ़र के बारे में लोगों को बताती हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं भारत की योग संस्कृति, और यहाँ पर एक योगा प्रैक्टिशनर हैं जो योगा कर रहे हैं। वहाँ पर काफ़ी सारी आयुर्वेद की औषधियाँ हैं और यहाँ एक टच स्क्रीन भी है जो हमें बताती है काफ़ी सारी औषधियों के बारे में। यहाँ पे अलग अलग जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जहाँ जाया जा सकता है उनको भी दिखाया गया है, और उसके अलावा जो अलग अलग त्योहार होते हैं उनको भी इस वीडियो में दिखाया गया है। ये है रानी की वाव और उसके बगल में है सन टेम्पल जो कोणार्क में है, उड़ीसा में। विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर ये आपके सामने है मिनिएचर फॉर्म में, और यहाँ पर शिव जी को पूजा जाता है। और अगर हम आगे बढ़े तो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल आगे दिखता है। ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये है स्टोन चैरियट जो हम्पी में है, ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पर भारत किस तरीके से एक आर्थिक शक्ति है उसके बारे में हमें पता चलता है। कौन से वो बड़े बड़े प्रोग्राम हैं जो दिखाते हैं कि भारत बदल रहा है, उसके बारे में दिखाया गया है। हम आगे बढ़े तो मेक इन इंडिया है जो कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है भारत सरकार का। ऊपर अगर हम देखें तो ये स्मार्ट सिटीज़ हमको दिखाई जा रही हैं। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे सारे आपको वीडियोस दिखेंगे, सारे पिक्चर्स दिखेंगे, वो सारे आपको दृश्य दिखेंगे जो वहाँ से लिए गए हैं जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। ये एक मिनिएचर सेल बोट है और ये दिखाती है कि भारत और यूएई के जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो कई सदियों पुराने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ वर्चुअली देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। वो यूएई की सरकार को धन्यवाद कर रहे हैं
करीब 1 एकड़ लैंड भारत को देने के लिए, जिस पर भारत का पवेलियन बना है। ये एक मिनिस्ट्रियल फ्लोर है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे भारत सरकार के मंत्रालयों ने कोशिश की है कि बाहर से निवेश आए। उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरीज, अपनी अचीवमेंट्स बताई हैं इस फ्लोर पर। और हम जानते हैं कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय का मीडिया एंड एंटरटेनमेंट फोर्टनाइट चल रहा है, जो 18 मार्च को शुरू हुआ और 31 मार्च तक चलेगा। तो कोशिश यही है कि बाहर से ज़्यादा निवेश आए और दुनिया को सब मंत्रालयों के बारे में जानकारी हो। आपको बाहर दिख रहा है इन फ्रेम विद द प्राइम मिनिस्टर में कि प्रधानमंत्री के साथ कोई बैठा है, लेकिन अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो वहाँ कोई नहीं है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो इन फ्रेम विद द प्राइम मिनिस्टर आम नागरिक को देता है। हमें दिखते हैं काफ़ी सारे पर्यटक स्थल जहां जाया जा सकता है, चाहे वो सेंट कैथेड्रल्स चर्च हो गोवा में, या फिर गोल्डन टेम्पल हो अमृतसर पंजाब में, या फिर जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में वो हो, या फिर जामा मस्जिद हो जो दिल्ली में है। अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर है जो बन रहा है, उसकी आपको यहाँ पर एक मॉडल मिलेगा। और एक मॉडल आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी दिखेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू है गुजरात में। यहाँ पर एक एम्पी थिएटर है जहाँ पर काफ़ी सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं, डांस कार्यक्रम भी हुए हैं पिछले कुछ हफ्तों में। और यहाँ पे अगर आप देखें मेरे लेफ़्ट में, तो यहाँ पर एक इंडिया इनोवेशन हब है। यहाँ पे काफ़ी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स आए हैं और जो भी उन्होंने अपने सॉल्यूशंस बनाए हैं उनको उन्होंने दर्शाया है, उनके बारे में वो बताते हैं। और काफ़ी सारा निवेश यहाँ पर आने वाला है इन सब कारणों की वजह से। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, इंडिया पवेलियन, दुबई एक्सपो 2020 से। और बांग्लादेश ने 25 मार्च 1971 को साबका मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से बांग्लादेशियों पर ढाए गए दर्दनाक मजालिम की याद में ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत इस मौके पर हुए कत्लेआम को याद किया। इस दौरान बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर A.K. अब्दुल मोमिन ने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौजी हुकूमत ने 1971 में उस वक्त के मशरक़ी पाकिस्तान में बांग्लादेशियों का कत्लेआम किया था। ये शर्मनाक बात है कि इस संगीन जुर्म के लिए किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। अब्दुल मोमिन ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान की नई नस्ल 1971 में बांग्लादेशियों के खिलाफ किए गए इस कत्लेआम को समझेगी और मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए आवाज़ बुलंद करेगी। उन्होंने कहा कि 25 मार्च को बेईमाना कत्लेआम को याद करने का मकसद न सिर्फ 1971 के शहदा को खराज अक़ीदत पेश करना है, बल्कि इसके खिलाफ बेदारी पैदा करना भी है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन पोलैंड के दौरे पर हैं। वो आज पोलैंड के दारुल हुकूमत वार्सा में पोलैंड के सदर एंड्रेस डोडा और दीगर लोगों से बातचीत करेंगे। बाइडेन ने पोलैंड में तैनात अमेरिकी फ़ौजियों से भी मुलाकात की और जनूब मशरक़ी पोलैंड के रिजर्व में बेघर होने वालों की सूरत हाल के बारे में भी दरियाफ्त किया। अहम बात यह है कि 1 माह कबल यूक्रेन में हुए रूसी हमलों के बाद लाखों अफराद बेघर हुए हैं जिन्होंने पोलैंड में पनाह ली हुई है। वो जुमे को यूक्रेन की सरहद से 1 घंटे के फासले पर वाक़े जनूब मशरक़ी पोलैंड के सबसे बड़े शहर के हवाई अड्डे पर पहुँचे। यूक्रेन पर रूस के मुसलसल हमलों के दरमियान एक वीडियो मंजरेआम पर आया है जिसमें मशरक़ी यूक्रेन के शहर रोबेंस में रूसी फ़िज़ाई हमलों के बाद रिहायशी और कम्युनिटी इमारतों को बड़ी तरह से नुकसान पहुंचा है। वीडियो में तबाहशुदा कारों, टूटी हुई खिड़कियां और इमारतों से धुआं उठते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। लुहानिस्क के इलाके रोबेंस में यूक्रेन और रूसी अफवाज के दरमियान लड़ाई जारी है। इस दौरान रूस ने जुमे को कहा है कि उसकी फौजी कार्रवाई का पहला मरहला तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और वो यूक्रेन के अलहदा मशरक़ी डॉनबास इलाके को मुकम्मल तौर पर आज़ाद कराने पर तवज्जो मरकूज़ करेगा। रूसी वज़ारत दिफा ने कहा है कि रूसी हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंद अब यूक्रेन के लुहानिस्क इलाके के 93% और डोनेस्टिक के 54% इलाके पर काबिज हैं। ज़मीन को बचाने के लिए आज अर्थ आवर मनाया जाएगा। इस अर्थ आवर के दौरान
8:30 बजे से 9:30 बजे तक दुनिया भर के लोग अपनी मर्जी से घरों की गैर ज़रूरी लाइट्स बंद रखेंगे। अर्थ और हर साल दुनिया भर में WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की जानिब से मनाया जाता है। इस सालाना प्रोग्राम के तहत दुनिया भर के लोगों से अपील की जाती है कि वो बदलते हुए मौसम और बदलते हुए आबो हवा के पेश नज़र अपने घरों और दफातर की गैर ज़रूरी लाइट्स और बिजली के आलात को तकरीबन 1 घंटे के लिए बंद रखें। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खी है वज़ीर ख़ारजा की चीनी हम मनसब से अहम मुलाकात। एस जयशंकर ने OIC के इजलास में चीन के तबसरे पर हिंदुस्तान का एहतजाज दर्ज कराया। इसके अलावा जो सुर्खियाँ इसमें शाया हुई हैं वो आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दोबारा ताजपोशी की खबर को काफ़ी वाज़ेह तौर पर इसमें शाया किया गया है। और इसमें जो खबर शाया हुई है उसके मुताबिक आपको बता दें कि यहाँ पर एक हादसा हुआ है। गंगा में मालबरदार जहाज़ का तवाज़ुन बिगड़ा और 10 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। झारखंड के साहिबगंज घाट और कटिहार के मनिहारी घाट के दरमियान गंगा नदी में एक मालबरदार जहाज़ जो है वो बेकाबू हो गया और जिससे उसका तवाज़ुन बिगड़ गया और अभी वो इसमें 10 अफराद जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। रोज़नामा इनकलाब के बैनुल अक़वामी सफ़े पर जो खबरें शाये हुई हैं उसमें आपको बता दें कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में रूस यूक्रेन तनाज़े से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर की गई है। रूस से फौरी तौर पर यूक्रेन के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल रोकने का मुतालबा किया गया है। इसके अलावा जो खबर इसमें शाये हुई है, सऊदी अरब में अब ख़वातीन सरहद की हिफाजत करेंगी। फरवरी 2021 में सऊदी अरब ने ख़वातीन को मुसल्लह अफ़वाज में शमूलियत की इजाज़त दी थी और इसी के तहत अब काबिल ज़िक्र है कि इससे कबल मक्का और मदीना के दरमियान ट्रेन सर्विस के लिए भी बड़ी तादाद में ख़वातीन ड्राइवर्स दरख्वास्त दे चुकी हैं। खेल के सफ़े पर जो यहाँ खबरें शाये हुई हैं वो IPL के हवाले से है। IPL का जुनून, चेन्नई सुपर किंग्स का कोलकाता नाइट राइडर्स से मुकाबला आज, दोनों ही टीमें तैयार हैं। इसके अलावा खेल के सफ़े पर ही एक और ख़बर यहाँ शाये हुई है। IPL 2022 में मेरठ के बल्ले और गेंद की मांग इस वक्त बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है और देखी जा रही है। तो ये थी रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियाँ। इसके बाद अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर और इसी के सफ़े अव्वल की सुर्खी यहाँ पर है कि एक मुल्क एक वोटर लिस्ट और ऑनलाइन पोलिंग सिस्टम ज़ेर गौर है। मरकज़ी वज़ीर क़ानून व इंसाफ किरेन रिजिजू ने ये बात बयान दिया है। और यहाँ पर आलमी सफ़े पर जो खबर शाये हुई है, इमरान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाने में अपोजिशन फ़िलहाल नाकाम रहा है। पार्लियामेंट का इजलास मुलतवी हो गया है और हिज़्ब इख्तिलाफ़ की सख्त एहतजाज की धमकी यहाँ पर दी गई है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां भारतीय ख़वातीन की टीम को सैफ अंडर-18 फुटबॉल के आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश के हाथों 1-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेकिन बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर सैफ अंडर-18 वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। भारत का गोल का फ़र्क +11 जबकि बांग्लादेश का +B3 था और खेल के 83वें मिनट में बांग्लादेश की अलकीमा को राइट बैक और सेंटर बैक के दरमियान में वक्फा मिला। अलकीमा ने गोल करने की कोशिश की लेकिन भारतीय गोलकीपर पहले से ही चौकस थी और भारत की अनीता को खेल के 70वें मिनट में अच्छा मौका मिला लेकिन गेंद गोल पोस्ट के पार चली गई और मेहमान टीम की मेहनत 74वें मिनट में रंग लाई। बांग्लादेश की फॉरवर्ड अलकीमा ने लंबी दूरी से शानदार शॉट लगाया जिसे भारतीय गोलकीपर चानू रोक नहीं पाई। वहीं भारत की मारूफ बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु, साइना नेहवाल, परुपल्ली कश्यप और अस्मिता चल्हिया स्विट्जरलैंड के बासिल में स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के मुकाबले के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। 2 मरतबा की ओलंपिक मेडल याफ्ता सिंधु ने डेनमार्क की खिलाड़ी को 21-14, 21-12 से शिकस्त दी। अगले राउंड में सिंधु का मुकाबला तुर्की की 30वीं सीड याफ्ता नेस्लिहान यगी से होगा।
और इसके बाद अब नजर डाल लेते हैं मुल्क भर के मौसम के मिजाज पर। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।